वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक्सरसाइज 4.1 में क्वेश्चन नंबर 2 की वर्ड प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। ओके, तो कल हम लोगों ने देखा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax² + bx + c = 0, a डज नॉट इक्वल टू 0, a की जो वैल्यू है वो 0 नहीं होनी चाहिए, नहीं तो फिर वो क्वाड्रेटिक नहीं रहता है। तो कल का जो लेक्चर था आपका 4.1 में लेक्चर नंबर 1, उस पर हमने एक्सरसाइज को स्टार्ट किया था। आज उसमें सेकंड क्वेश्चन में जो वर्ड प्रॉब्लम है उनके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये 4.1 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 2 का वर्ड प्रॉब्लम वाला पार्ट। ओके, तो सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर, the length of the plot is 1 more than twice its breadth, we need to find the length and breadth of the plot। तो हम लोगों को एक रेक्टेंगुलर प्लॉट दिया हुआ है, तो आपको पता होगा रेक्टेंगुलर जो भी शेप होता है उसका एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रीड्थ। क्लियर? चलिए इसको सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक, इसके सॉल्यूशन में सबसे पहले हम एक रेक्टेंगुलर प्लॉट जो है वो एक डायग्राम बना लेते हैं ताकि हमें समझ में आ जाए। ये रेक्टेंगुलर प्लॉट है, इसमें विड्थ जो है वो हम ले लेते हैं x और लेंथ ले लेते हैं y। ठीक, अब जब एरिया की बारी आएगी तो एरिया हो जाएगा x इंटू y। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें क्या क्या दे रखा है वो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। तो लेट the breadth of the plot be x and length be y। तो हमने क्या किया कि जो प्लॉट की ब्रीथ थी वो x ले ली और लेंथ जो है वो y ले ली। ठीक, अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है कि जो x है यानी जो y है, जो y है यानी लेंथ है वो ब्रीथ का ट्वाइस यानी डबल और मोर देन 1 इतना अपन को दे रखा है। तो गिवन दैट लेंथ इज इक्वल टू मोर देन 1 यानी 1 + 2 टाइम क्या है ब्रीथ के। अब लेंथ क्या लिया है हमने y, 1 + 2x यानी ब्रीथ का 2 टाइम और +1, तो y इक्वल टू हमें मिल गया 1 + 2x। एरिया होता है आपका x इंटू वाई यानी लेंथ इंटू ब्रीथ। अब एरिया कितना दे रखा है, एरिया दे रखा है हमें 528 और लेंथ इंटू ब्रीथ इक्वल टू 528। तो इस तरीके से जो रेक्टेंगुलर एरिया था या रेक्टेंगुलर प्लॉट था उस प्लॉट की लेंथ जो है वो हमने y ली है और ब्रीथ जो है वो हमने x ली है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लेंथ जो है वो ब्रीथ का 2 टाइम है और मोर देन 1 है, मतलब एक ज़्यादा है। तो y इक्वल टू 1 + 2x, एरिया हुआ 528 मीटर स्क्वायर, तो x इंटू वाई इक्वल टू हो गया 528। अब हम क्या करेंगे कि x तो हमें चाहिए है y की वैल्यू, तो xy इक्वल टू 528 है, उसमें से x को हम लोग x ही रखते हैं। वैल्यू ऑफ y क्या थी, वैल्यू ऑफ y थी 1 + 2x या 2x + 1 इक्वल टू 528। ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, x का 2x में प्रोडक्ट होगा 2x² प्लस x इज इक्वल्स टू 528। 528 को लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर दीजिए तो -528 इक्वल टू 0। तो ये आंसर हो गया। अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व नहीं करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सिर्फ फॉर्म तैयार करके बताना है। लेकिन एग्जाम में अगर लेंथ और ब्रीथ निकालने भी आ गई तो फिर हमें इसे सॉल्व करना पड़ेगा। तो स्टार्टिंग की जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें हमें इक्वेशन सॉल्व नहीं करने, हमें सिर्फ
क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताना है। तो क्वेश्चन क्या था, द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रीथ, वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रीथ ऑफ द प्लॉट। तो देखें अगर अपन शॉर्ट में कि अपन को ओवरऑल अपन ने क्या क्या काम किया है, तो कुछ ने एक हमने रेक्टेंगुलर प्लॉट लिया, ये x ये y, एरिया हमें दे रखा था एक्स वाई इक्वल टू 528। क्वेश्चन में जो y की वैल्यू बन रही है वो बन रही है कि ब्रीथ का डबल, सो 2x और मोर देन 1 यानी +1। तो हम क्या करेंगे, x इस y की जगह रखा हमने 2x + 1 इक्वल टू 528, यानी कुल मिला के काम हमारा इतना था। ठीक, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है सेकंड का फर्स्ट पार्ट अपना कंप्लीट हो गया। देखते हैं इसका सेकंड पार्ट क्या है। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306, वी नीड टू फाइंड इंटीजर्स। अगर हमें इंटीजर्स फाइंड करने हैं तो कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर का मतलब होता है एक के बाद एक, जो नया इंटीजर आएगा आपका पुराने के बाद, उन दोनों का प्रोडक्ट 306 है। तो अब बात कर लें अपन कि मान लीजिए एक इंटीजर 6 है, तो 6 के बाद 7 कैसे आता है, 6 के बाद 7, तो इसका मतलब होता है कि पुराने वाले नंबर में 7 के बाद 8 कैसे आता है, 8 के बाद 9 कैसे आता है। तो आपको पता है कि प्रीवियस इंटीजर में आपने +1 किया तो 6 से हमें 7 मिला, 7 में +1 करें तो हमें 8 मिला, 8 में +1 किया हमने तो हमें 9 मिला। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमने एक इंटीजर x ले रखा है तो नेक्स्ट इंटीजर आएगा x + 1। और अगर किसी ने कहा प्रीवियस क्या आएगा, तो अगर हमने x ले रखा है इंटीजर तो इससे प्रीवियस वाला इंटीजर आएगा x - 1। क्यों, अगर हम +1 करते हैं तो आगे बढ़ते हैं और अगर हम -1 करते हैं तो पीछे आते हैं। 9 में से 1 माइनस करो आप तो आपको क्या मिलेगा, 8। 8 में से -1 करोगे तो आपके पास 7 आएगा, 7 में से -1 करोगे तो 6 आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें ये याद रखना है कि एक इंटीजर अगर x है तो नेक्स्ट इंटीजर आएगा आपका x + 1, और अगर प्रीवियस इंटीजर पता करना होगा तो वो होगा x - 1। तो हम इसमें इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में लेट द टू consecutive positive integers be x and x + 1। हमने क्या किया, दो पॉजिटिव इंटीजर्स ले लिए, लेट द टू कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स बी x and x + 1। एक x होगा तो अगला क्या आएगा, x + 1। ओबियसली एक नंबर उसमें ऐड करेंगे तो x + 1 आ जाएगा। आपको क्या दे रखा है, गिवन दैट दोनों का प्रोडक्ट यानी x × x + 1 = 306। ब्रैकेट ओपन करिए तो ये हो जाएगा x² + x - 306 = 0। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार हो गया। इंटीजर्स अभी फाइंड नहीं कर रहे अपन, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने को नहीं बोला है। तो बड़ा सिंपल, एक इंटीजर x दूसरा x + 1, दोनों का प्रोडक्ट जो है वो 306 हो गया। अब इसमें हम लोग क्या सीख सकते हैं और क्या सीखने को बचा हमारे लिए, इसमें हमारे लिए सीखने को बचा कि अगर हमसे कहा जाता कि 2 ऑड इंटीजर्स, तो फिर एक x होता, एक x + 2 होता। ध्यान देना आप भाई, इसी क्वेश्चन से को रिलेटेड कोई दूसरा क्वेश्चन जनरेट किया जाता है। तो मैंने क्या बोला, 2 ऑड इंटीजर्स या 2 इवन इंटीजर्स, तो एक x होगा, एक x + 2 होगा। इवन भी ले सकते हैं अपन, ऑड भी ले सकते हैं। कैसे, जैसे मान लीजिए एक ऑड नंबर 1 है तो आप उसमें 2 ऐड करिए, क्या आएगा, 3 आएगा। एक अगर 3 है तो उसमें 2 ऐड करिए, 5 आएगा। तो आ रहे हैं ना ऑड इंटीजर्स। फिर आप कहोगे इसी फॉर्मूले से इवन कैसे आ रहे होंगे, तो इसी फॉर्मूले से इवन भी आ सकते हैं। कैसे, जैसे एक 2 लो आप 2 में 2 ऐड करो आप तो 4 आ गया। अगर एक 4 लिया है तो 4 में 2 ऐड करो, 6 आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर सेलेक्ट करते हैं तो वो x और x + 1 होंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन की हेडिंग होती कि आप 2 ऑड इंटीजर सेलेक्ट करिए या 2 इवन इंटीजर कॉन्सेक्यूटिव, ऑड या इवन,
तो फिर हमें क्या लेना पड़ता है, x और x+2। तो इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन बन जाता, वो कहते कि 2 ऑड इंटीजर्स का प्रोडक्ट जो है वो 156 है, तो हम एक x ले लेते, एक x+2 ले लेते, इक्वल में क्या ले लेते, 156। क्लियर हो गया। तो कॉन्सेक्यूटिव लेना है तो कॉन्सेक्यूटिव में लेंगे हम x और x+1, और अगर हमें ऑड लेना है 2 तो x और x+2, और इवन लेना है तो इवन भी x और x+2। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सेकंड का थर्ड क्वेश्चन है, रोहन्स मदर इज 26 years older than him. The product of their age 3 years from now will be 360. We would like to find the Rohan's present age. अगर हम चाहें कि रोहन की प्रेजेंट एज क्या है ये फाइंड करने के लिए, तो किस टाइप का क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो जनरेट होगा। देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या बनेगा। तो पहले तो हमें ये तय करना है कि उनकी जो प्रेजेंट एज है वो क्या है। तो प्रेजेंट एज पता कर लेते हैं अपन, ठीक। तो उसको एज्यूम करना पड़ेगा। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन बी एक्स। हमने क्या किया कि रोहन की जो प्रेजेंट एज है वो हमने x ले ली, तो फिर मदर की एज क्या हो जाएगी, ठीक। तो अब आप ये देखिए क्या बोला है, रोहन्स मदर इज 26 year older than him, यानी उसकी माँ की जो एज है वो 26 year ज़्यादा है। तो अभी करंट एज रोहन की क्या है, x, तो उसकी मदर की एज क्या हो जाएगी, x+26, x+26। अब से 3 साल बाद, given that 3 years from now, 3 years from now। सबसे पहले देखते हैं रोहन की एज क्या होगी। तो एज ऑफ रोहन, ठीक भाई, आज रोहन की एज जो है वो x है, तो 3 साल बाद कितनी होगी, उसमें 3 ईयर और ऐड हो जाएंगे। सपोज अगर वो आज 5 साल का है तो 3 साल बाद उसमें उसकी एज जो है वो 8 हो जाएगी, यानी 5+3। तो आज क्या है x, तो 3 साल बाद क्या होगी, x+3, x+3। एज ऑफ रोहन्स मदर, तो बताइए रोहन्स की जो मदर है उसकी एज है x+26, तो 3 साल बाद के बाद उसकी एज क्या हो जाएगी, x+26+3। अब क्या दे रखा है, दे रखा है द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज, यानी दोनों की एज का जो प्रोडक्ट है वो 360 है, ठीक। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, दोनों की एज का प्रोडक्ट, तो दोनों की एज का जो प्रोडक्ट है उसमें सबसे पहले देखें अपन, तो रोहन की एज जो है वो x+3 है, उसकी मदर की एज जो है वो x+26+3, और दोनों की एज का प्रोडक्ट दे रखा है 360। तो x+3 x+26+3 कितना हो गया, 29 इक्वल टू 360। अब हम लोग क्या करते हैं, ये ब्रैकेट ओपन करते हैं। तो ब्रैकेट ओपन करने का रूल बताया था कि पहले इस x को x+29 के साथ लिख लो, +3 को भी आप x+29 के साथ लिख लो, इक्वल टू 360। देखते हैं कि ये एज जो है वो दोनों की रखने के बाद प्रोडक्ट हमें कितना मिल रहा है। तो प्रोडक्ट हम ले लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले x का x में जो प्रोडक्ट है वो होगा x² प्लस x का 29 में 29x, ठीक, प्लस 3 × x 3x, प्लस 3 को 29 में मल्टीप्लाई करना है आपको। तो 29 × 3 9 जा या 9 3 जा 27 में आपको 2 मिलेगा, ठीक है, रिमेन कैरी के लिए।
ठीक। 7 आप शिफ्ट कर देंगे तो 9 3 जा 27, 7 को यहाँ लिखा, 2 यहाँ लिखा, 3 2 जा 6, 6 + 2 8, कितना आ रहा है 87। और 360 को आप इसी साइड शिफ्ट कर लीजिए, तो हमने क्या किया 360 को इस साइड ले आए। देखते हैं क्या बन रहा है, एक एक्स स्क्वायर है, 29 और 3 को ऐड कर लीजिए आप, तो 29 + 3 30, 31, 32, तो कितना आया आपका 32x। और 360 में से आपको 87 माइनस करना है, 360 में से 87 माइनस करना है, ठीक। तो 360 में से 87 कैसे माइनस करोगे, ठीक। यहाँ पे प्लस माइनस, प्रोडक्ट, डिवीज़न, ये छोटी छोटी सी बातें आपको आनी चाहिए। ये 360 है, इस 360 में से हमें 87 माइनस करना है, ठीक। तो बताइए 0 को 10 लेते हैं तो 10 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा 3, ठीक। फिर आपको वो जब 0 को 10 लिया था तो 1 इस साइड आएगा, 6 में से 9 माइनस करना है, 6 को क्या ले सकते हैं 16, 16 में से 9 गया तो कितना बचेगा 16 - 9, यानी 16 में से 9 गया तो 7 बचा, ठीक है। 1 यहाँ ले आइए तो ये हो जाएगा आपके पास 3 में से 1 जाने के बाद 2, तो 273 काय का नेगेटिव 273। तो इस तरीके से हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बचा वो है x² + 32x - 273 = 0। क्या क्या किया अपन ने, रोहन की प्रेजेंट एज ली x, रोहन की मदर की एज हो गई x + 26, आज से 3 साल बाद इसकी एज हो गई x + 3, इसकी एज हो गई x + 26 + 3, और फिर हमें दोनों का प्रोडक्ट कितना दिया हुआ था 360, तो हमने 360 जो है वो वहाँ पे अप्लाई कर दिया। तो इस तरीके से हमें आंसर मिला x² + 32x - 273 = 0। ओके ओके, सेकेंड का फोर्थ और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। इफ द स्पीड हैड बीन 8 km/h लेस देन इट वुड हैव बीन taken 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of train. यानी एक जो ट्रेन है, ठीक, वो सेम स्पीड से 480 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में, 480 किलोमीटर की इस डिस्टेंस को उसको कवर करना है, ठीक, ट्रेन को। और यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब होता है कि एक फिक्स्ड स्पीड से वो ट्रेन कवर कर रही, कितना किलोमीटर 480 किलोमीटर कवर करना है उसको। अब क्या हुआ कि जो इसकी स्पीड थी उसमें 8 km/h की कमी कर दी मतलब डिक्रीज कर दिया, कम कर दिया। तो बताओ भाई, ओबियसली अगर ये पूरी जो डिस्टेंस कवर करनी है 480 किलोमीटर की, तो इसको कवर करने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर पहले फर्स्ट फेज में यूनिफॉर्म स्पीड में अगर हम फॉर एग्जांपल मान लेते हैं, थोड़ी देर के लिए एज्यूम कर लेते हैं कि ये जो 480 किलोमीटर डिस्टेंस हम 10 आवर में कवर करने वाले थे, 10 घंटे में कवर करने वाले थे, ठीक है। तो अब जो है वो स्पीड कम हो गई, तो 3 घंटे ज़्यादा लगेंगे। तो अब आपके पास ये 13 घंटे लगेंगे इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए। 480 के अकॉर्डिंग थोड़ा कम कर लेते हैं, चलिए समझने के लिए। मान लीजिए 480 किलोमीटर की डिस्टेंस कोई फास्टेस्ट ट्रेन है जो आपकी 6 घंटे में पूरा कर रही है, तो दूसरी वाली ट्रेन या उसी ट्रेन की स्पीड जो है वो 8 km/h कम कर दी है, तो अब थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा है। कितना टाइम ज़्यादा लग रहा है 3 घंटे, तो पहले 6 लग रहे थे, तो अब कितने लगेंगे 9। तो ये कुछ छोटे एग्जाम्पल से अपन ने समझने की कोशिश की कि मैटर क्या था। तो 2-3 बातें हैं जो अपन को ध्यान रखनी है। एक तो एक जगह से दूसरी जगह के बीच की जो डिस्टेंस है वो 480 किलोमीटर है। अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है जिसमें हम ये डिस्कस करते हैं कि स्पीड
टाइम और डिस्टेंस, ठीक, स्पीड, टाइम और डिस्टेंस, इसका जो फॉर्मूला होता है उसमें इस फॉर्मूले को हमने याद रखा है टाइम इक्वल, ठीक, टाइम इक्वल डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक, ये हमारा टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड का फॉर्मूला है। अब हमने सबसे पहले निकाला ओल्ड टाइम, ओल्ड टाइम, तो ओल्ड टाइम के लिए डिस्टेंस है 480 और स्पीड हम ले लेते हैं सपोज x। तो फिर न्यू टाइम की सिचुएशन क्या बनी? न्यू टाइम बनेगा आपका 480, डिस्टेंस सेम है, अब क्या कम करना है अपन को? उसकी स्पीड कम करनी है, तो स्पीड कम कर दी x - 8। तो आप हमें ये बताओ कि ये न्यू टाइम है, ये ओल्ड टाइम है, कौन सा इसमें से ज़्यादा होगा? जब स्पीड कम कर दी तो ये वाला टाइम ज़्यादा होगा, क्योंकि अब जर्नी जो है वो ज़्यादा देर में पूरी होगी। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में ये बोला होता कि स्पीड बढ़ा दी जाती है, यानी इंक्रीज कर दी जाए, तो क्या ये इसके कंपैरिजन में छोटा हो जाता, स्मॉलर हो जाता? बहुत ध्यान समझना, यहाँ बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फिर से समझाता हूँ। ओल्ड टाइम 480 अपॉन x, 480 क्या है? डिस्टेंस, x क्या है? स्पीड। अगर फॉर एग्जाम्पल ये समझ लें कि ये डिस्टेंस पूरी करने में हमें 6 घंटे लग रहे हैं, तो जब स्पीड कम कर दोगे तो ये वाला टाइम जो है वो 6 घंटे ना होके 9 आवर हो गया, 9 घंटे। क्यों? क्योंकि क्या बोला है, 3 घंटे जो है वो ज़्यादा लग रहे हैं, 3 घंटे ज़्यादा लग रहे हैं। तो मैं आपसे सिर्फ इतना पूछने की कोशिश कर रहा हूँ कि इनमें से आपको ये समझ में आ रहा है कि स्मॉलर कौन है? ये छोटा होगा, ये बड़ा होगा, क्योंकि ज़्यादा टाइम लगने वाला है। लेकिन अगर इस क्वेश्चन में स्पीड जो है वो 8 किलोमीटर पर आवर लेस ना करके इंक्रीज कर दी जाती, यानी बढ़ा दी जाती, तो फिर ये नंबर छोटा हो जाता, क्योंकि फिर समय कम लगता, ये बढ़ जाता नंबर। ये इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि अभी हमें कितना डिफरेंस दिया हुआ है, हमें इसमें से इसको माइनस करना है कि इसमें से इसको माइनस करना है, तब जाके हमें डिफरेंस मिलेगा। अब गलत माइनस कर लोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, फिर आंसर गलत आएगा आपका, ठीक। तो हम इस बात को थोड़े आराम से समझने की कोशिश करें, कोई जल्दी नहीं है, आप अपने दिमाग में बिठाइए। सीधी सिंपल सी बात है, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड का फॉर्मूला है। एक हमारे पास ओल्ड टाइम है, एक हमारे पास न्यू टाइम है। अब ओल्ड टाइम और न्यू टाइम जो है वो आपका इस बात पर डिपेंड करेगा कि जो ट्रेन की न्यू स्पीड है वो लेस है कि इंक्रीज है। अगर स्पीड लेस है यानी कम कर दी गई है, तो इसका मतलब ये हुआ, लेस से मतलब डिक्रीज करना, यानी पुरानी स्पीड के कंपैरिजन में कम कर देना। तो अगर स्पीड को डिक्रीज किया गया है तो बाद में ज़्यादा टाइम लगेगा, और बाद में ज़्यादा टाइम लगेगा मतलब वो वाला नंबर बड़ा हो गया, तो उस बड़े नंबर में से पुराना नंबर माइनस करना है। लेकिन अगर क्वेश्चन में ये बोला होता कि स्पीड इंक्रीज कर दी गई है, तो बताओ भाई, अगर ट्रेन की स्पीड बढ़ा दी जाए तो जहां पहले 6 घंटे लग रहे थे फिर काम 4 घंटे में हो सकता है कि नहीं हो सकता? तो फिर पहले वाला नंबर बड़ा हो जाएगा, दूसरा छोटा हो जाएगा, तो आप पहले नंबर में से दूसरा नंबर माइनस करेंगे। और अगर मान लीजिए स्पीड कम कर दी जाएगी तो बाद वाला नंबर बढ़ जाएगा। भाई आपको सपोज भोपाल से इंदौर के बीच में जर्नी करनी है, मान लीजिए, ये चलिए आप भोपाल से न्यू दिल्ली के बीच में जा रहे हैं, तो अगर कोई जर्नी आप 8 घंटे में पूरी कर रहे थे और ट्रेन की स्पीड कम हो जाएगी, तो वो 8 घंटे में पूरी होगी कि ज़्यादा टाइम लगेगा? ज़्यादा टाइम लगेगा, यानी बाद वाला नंबर बड़ा हो गया। तो हम बाद वाले नंबर में से प्रीवियस नंबर वाला माइनस करेंगे। क्या होता है स्टूडेंट्स, ये तो सीख लेते हैं कि टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड का फॉर्मूला लगा दिया, लेकिन जब लिखने की बारी आती है तब फिर गड़बड़ कर लेते हैं, किसी को किसी में से भी माइनस कर लेते हैं, राइट। तो याद रखिएगा, अगर स्पीड कम होगी तो बाद का टाइम बढ़ जाएगा, और अगर स्पीड ज़्यादा हो जाएगी तो बाद का टाइम कम हो जाएगा, यानी छोटा हो जाएगा। करते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक। लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। ये कौन सी स्पीड है? ये यूनिफॉर्म स्पीड है, ठीक है। लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन बी
x किलोमीटर, हमने ले लिया कि करंट यूनिफॉर्म स्पीड उसकी x किलोमीटर पर आवर है। ठीक, तो हमारे पास जो फॉर्मूला है आपका t इक्वल टू डिस्टेंस अपान स्पीड का, इससे अगर हम चलें तो हमारे पास यहां से मिलेगा ओल्ड टाइम। ओल्ड टाइम क्यों कह रहा हूं मैं? पुराना समय, पहले कितना लग रहा है, तो ओल्ड टाइम इक्वल टू डिस्टेंस। ठीक, डिस्टेंस रख ही दीजिए आप, डिस्टेंस कितनी है 480 और अपान स्पीड क्या है x किलोमीटर पर आवर। तो इस तरीके से हमारे पास एक इक्वेशन बन गया। फिर हमें क्या दे रखा है? हमें दे रखा है इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस देन। ठीक है, तो जो स्पीड है न्यू स्पीड ऑफ ट्रेन की न्यू स्पीड क्या हो जाएगी? ट्रेन की न्यू स्पीड हो जाएगी x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। क्यों? क्योंकि ट्रेन की स्पीड में कमी कर दी गई है। तो बताइए फिर पहुंचने का नया टाइम जनरेट होगा, यानी किसी जगह जा रहे थे हम तो पुराना टाइम हमें जो बताया गया था वो करेक्शन करना पड़ेगा। तो नया टाइम क्या बन रहा है? न्यू टाइम क्या होगा? 480 अपान x माइनस 8। ये बना इक्वेशन नंबर 2। अब होता यह है कि इस इक्वेशन को इसमें से माइनस करेंगे या इसमें से इसको माइनस करेंगे, और आपको किसके इक्वल रखना है? जितना टाइम आपको दिया होगा कि इतना टाइम एक्स्ट्रा लगना है या इतना टाइम कम लगना है। तो बड़े आराम से समझिए आप, ओल्ड टाइम के समय स्पीड ज़्यादा थी तो कम समय लगा होगा, न्यू टाइम के समय क्या हुआ? स्पीड कम हो गई तो समय ज़्यादा लगेगा, तो ये नंबर बड़ा हो गया ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इस इक्वेशन में से इसको माइनस करना है। तो 480 अपान x माइनस 8 माइनस 480 अपान x इज इक्वल टू 3। लेकिन ध्यान रखिएगा ये फिक्स नहीं है, ये बदल भी सकता है। कब बदलेगा? अगर ट्रेन की स्पीड बढ़ा दी जाती और x माइनस 8 की जगह x प्लस 8 हो जाता तो फिर ये वाला टाइम कम हो जाता, ये बढ़ जाता। तो फिर हम इसमें से इसको माइनस करते, फिर हमसे बोला जाता कि ट्रेन जो है वो 2 घंटे पहले पहुंचेगी। अभी तो क्या हो रहा है कि ट्रेन 3 घंटे बाद में पहुंच रही है। तो इस तरीके से हमारे पास इक्वेशन बन गया। इस इक्वेशन को हम सॉल्व करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं। अब देखिए 480 इसमें से हम कॉमन निकाल सकते हैं, तो ये मैंने 480 जो है वो कॉमन ले लिया। तो ब्रैकेट में क्या बचा? 1 अपान x माइनस 8 माइनस 1 अपान x इक्वल टू 3। 480 कॉमन ले लिया क्योंकि 480 को हम कैलकुलेशन में इंक्लूड नहीं कर रहे, अभी 480 को हमने बाहर रख लिया। अब आप ये देखिए 480 ब्रैकेट के अंदर एलसीएम आ रहा है आपके पास x माइनस 8 इंटू एक्स, ये एलसीएम आएगा दोनों का प्रोडक्ट। ये वाला x जो है वो इधर शिफ्ट हो गया माइनस x, और ध्यान दो आप ये माइनस जब इस माइनस 8 में मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? प्लस 8, और इक्वल में क्या दिया हुआ है? 3। अब हम देख पा रहे हैं कि पॉजिटिव x से नेगेटिव x कैंसिल हो गया, और इस 480 को हम ले जा रहे हैं यहाँ 3 के अपॉन में, तो ये बन गया 3 अपान 480। ठीक, देखते हैं बाकी क्या रह गया। ये 480 3 के अपॉन में चला गया। न्यूमरेटर में बचा है हमारे पास 8 अपॉन x का x में प्रोडक्ट जो है वो x स्क्वायर होगा, और x का 8 में प्रोडक्ट जो है वो 8x आएगा। तो 8 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 8x। अब आपको 3 से 480 को कैंसिल करना है, तो आप चाहें तो 3 की टेबल पढ़ के इसको कैंसिल कर सकते हैं। अगर आपका थोड़ा बेस कमज़ोर है तो आप इसको डिवाइड कर लीजिए। बताइए 3 1 जा 3, तो कितना बचा आपके पास? 4 में से 3 गया, 1 रह गया। फिर आपने 8 को यहाँ पे नीचे लिया आपने, 3 6 जा 18। ठीक, फिर हमारे पास आया 0, 0 को डिवाइड करने के लिए हम यहाँ पे 0 लिख सकते हैं। तो इस तरीके से 8 अपान
एक्स स्क्वेयर माइनस 8x इक्वल टू 1/3 से 480 कैंसिल हो गया, तो ये 160 टाइम कैंसिल हुआ है। ठीक, तो अब देखते हैं इस एक्स स्क्वायर माइनस 8x को मैं 1 में क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं और 16 को इधर 160 को इधर मल्टीप्लाई करूंगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x इंटू 1 और 160 इंटू 8, तो 1 के प्रोडक्ट से कोई फर्क नहीं पड़ना, तो ये ऐसे ही रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x। यहाँ अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 8 का 0 में प्रोडक्ट जो है वो 0 हुआ, 8 6 जा 48, तो 48 का 8 में यहाँ शिफ्ट कर देता हूँ, यहाँ मैंने 4 लिख दिया और 8 बन जा 8 और उसमें 4 ऐड होगा। ठीक, सो हो गया आपका ये 1280। इसको इस साइड शिफ्ट कर दीजिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल टू 0। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल टू 0। तो इस तरीके से 2 लेक्चर में अपनी ये 4.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे 4.2 एक्सरसाइज, जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं, न्यू एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस हैं उसमें 3rd लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे। तो अभी लेक्चर 1 और लेक्चर 2 जो 4.1 एक्सरसाइज का है उसमें हमारे ये दोनों क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।